अपना बप्पाला रावल कंप्लीट हुआ। आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है नया शासक मेवाड़ का अल्लट। अल्लट के बारे में या अल्लट की हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो दो हमारे पास में स्रोत है। एक तो आठपुर अभिलेख, इसको आघाटपुर अभिलेख भी कहा जाता है। आघाटपुर अभिलेख कहां पर लगा हुआ है? तो उदयपुर के अंदर एक स्थान है आहाड़। कहां पर लगा हुआ है? आहाड़ में लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा सारणेश्वर प्रशस्ति। अब बताओ अभिलेख और इस प्रशस्ति, इनमें क्या अंतर है? अभिलेख किसे कहेंगे, प्रशस्ति किसे कहेंगे? अभिलेख क्या होता है, प्रशस्ति क्या होती है? गुफा लेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है? ये सारे लेख कौन से होते हैं? सारी एक ही चीज है, पत्थर पर लिखी जाती है। स्तंभ लेख उसका नाम दे दिया कि कोई पत्थर का बाटा लिया और उस पर दो चार बातें लिखी, किसी स्तंभ के अंदर चुनवा दी उसको, वो तो स्तंभ लेख हो गया। अभिलेख उस बाटे को कहीं सीधा रख रखा है हमने, या चुनाई के अंदर काम में ले लिया और थोड़ा बहुत हमें प्रमाण उसका दिखाई दे रहा है कि इस पत्थर पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा अभिलेख। प्रशस्ति वो ये एक शिला पर लिखी हुई प्रशस्ति होगी। प्रशस्ति का मतलब होता है कि जो राजा उसको लगवा रहा है, जो राजा उसको लिखवा रहा है, उसमें खुद की प्रशंसा करवा रहा है, जिसमें राजा की प्रशंसा की गई है, वो क्या हो जाएगी? प्रशस्ति हो जाएगी। ये हमें अल्लट के बारे में जानकारी देती है। अल्लट के माता, अल्लट के पिता, अल्लट के पुत्रों के बारे में जानकारी देती है। हालांकि पूरा क्लियर रूप से नहीं पढ़ा गया इसके अंदर कौन कौन सी जानकारियां 953 ईस्वी की है, इसके अंदर हमें अल्लट के बारे में जानकारी मिलती है। इस आठपुर अभिलेख से हमें क्या कौन सी जानकारी मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है कि अल्लट मेवाड़ का या अल्लट राजस्थान का वह पहला शासक है जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। राजस्थान के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका हुआ था? अल्लट का। किसके साथ में हुआ था? हरिया देवी के साथ में। ये हरिया देवी कहां की थी? ये थी हूण राजकुमारी। ठीक है, हूण राजकुमारी। हमें कहां से जानकारी मिलती है? इस आठपुर अभिलेख से मिलती है। हूणों का हमें पता है कि हूण भारत के नहीं थे, यह मध्य एशिया से आई हुई एक जाति थी और इसने भारत पर शासन भी किया था। तो हूण देश की राजकुमारी हरिया देवी, और हरिया देवी के साथ में विवाह करता है अल्लट। तो राजस्थान के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किस किस का हुआ था? अल्लट और हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में। राजस्थान के इतिहास की पहली इंटरनेशनल मैरिज। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि फिर भारत की कौन सी है, बताओ भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किस किस का हुआ था? तो अपने को याद रखना है, भारत का एक मौर्य शासक हुआ था, उस शासक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ किसके साथ में था? बताओ। यूनान की एक रियासत थी सीरिया, रियासत का नाम था सीरिया, और सीरिया की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था हेलिना। क्या नाम था? हेलिना। ल्यूसेंट में आपको यह नाम नहीं मिलेगा, ल्यूसेंट में नाम दिया हुआ है इसका कार्नेलिया। तो हो सकता है नाम कार्नेलिया भी हो, लेकिन हमारे इतिहास में इसका नाम मिलता है हेलिना। तो भारत के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किस किस का हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलिना का। यूनान की एक रियासत थी सीरिया, और सीरिया की राजकुमारी थी हेलिना, और इस हेलिना के पिता का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस, इस सेल्यूकस की बेटी थी। तो भारत में तो इसका हुआ था, राजस्थान में किसका होता है? अल्लट का होता है। और अल्लट हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह करता है। और ये जो हूण थे ये कहां से आए हुए थे? ये मध्य एशिया से आए हुए थे। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि यह राजकुमारी कहां की थी? मध्य एशिया की राजकुमारी थी। ठीक है, मध्य एशिया की राजकुमारी हरिया देवी इसका नाम था, और इसने सबसे पहले अपने राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। अगली बात यह है कि इस आदमी ने सबसे पहले नौकर रखने शुरू किए थे। राजस्थान में नौकरशाही प्रथा का गठन किसने किया था? अल्लट ने किया था। इस बात की जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? आठपुर अभिलेख से मिलती है। तो दोनों बात समझ में आई। पहले हमने पढ़ा अल्लट, तो अल्लट की पूरी जानकारी हमें दो अभिलेखों से मिली थी। एक अभिलेख है, दूसरा प्रशस्ति है, यह 977 ईस्वी की है, और यह 953 ईस्वी की है। आठपुर या आहाड़ नाम इसी का है। अब हरिया देवी के साथ में इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह कर लिया, और हमने भारत का भी देख लिया इसके साथ में कि भारत के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था वो इन दोनों का हुआ था।
हूण कहां से आए थे? तो हूण मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया की राजकुमारी थी। नौकरशाही प्रथा का इसने गठन किया। अल्लट अपनी राजधानी परिवर्तन कर देता है और ये अपनी राजधानी बनाता है, अल्लट की नई राजधानी। अल्लट की नई राजधानी कहां पर बनती है? अल्लट की नई राजधानी बनती है राजधानी। अल्लट ने अपनी नई राजधानी बना दी थी। उदयपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है, कौन सा? अहाड़। अहाड़, अहाड़ अपनी नई राजधानी बनती है और अहाड़ पड़ता कहां पर है? उदयपुर। तो कुल मिलाकर 3 बात याद रखनी है। एक तो राजस्थान के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, दूसरी बात याद रखनी है नौकरशाही प्रथा। राजस्थान में सबसे पहले नौकर किसने रखे थे? तो चाहे मेवाड़ में पूछे या राजस्थान में पूछे, बात एक ही मानी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले यही वही बात है सोने के सिक्कों वाली, कि राजस्थान में सबसे पहले सिक्के सोने के किसने चलाए थे? तो बप्पा राव ने। और मेवाड़ में किसने चलाए? तो भी बप्पा राव ने। तो दोनों एक ही बात है, बस सेम यही बात याद रखनी है। एक तो अंतरराष्ट्रीय विवाह याद रखना है, नौकरशाही प्रथा याद रखनी है और एक नई राजधानी याद रखनी है। और राजधानी कौन सी है? अहाड़, उदयपुर। अब तक हमने मेवाड़ की कितनी राजधानी बना दी? 2 बना दी। पहली कौन सी बनाई थी? नागदा बनाई थी। नागदा कौन बनाता है? बप्पा रावल बनाता है। और दूसरी कौन बनाता है? अल्लट बनाता है। तो अल्लट की 3 बातें क्लियर हुई। यह बात याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात। सीएटी में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भारत का यह संबंध किस प्रकार स्थापित हुआ था। कभी आप बड़े स्तर की तैयारी करोगे और मेरे को पढ़ाने का मौका मिलेगा कि मैं आपको मौर्य वंश पढ़ाऊं, तब यह पूरी डिटेल से बताऊंगा कि मौर्यों ने किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। अगली बात है, देखो अगला शासक बनता है अपना कौन? जेतर सिंह। इसका शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी तक है। 1213 से 1250 तक इसका शासनकाल है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगली बात देखो, जेतर सिंह इस शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस महाराणा के या किस महारावल के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो नाम तो यह देगा ही देगा अगला, सवर्ण काल। तो सवर्ण काल जुड़ा हुआ शब्द इस एक आदमी से ही है। शासनकाल किसी भी प्रकार से पूछे, चाहे मध्यकालीन मेवाड़ का पूछे, चाहे प्राचीन मेवाड़ का पूछे, चाहे आधुनिक मेवाड़ का पूछे। आधुनिक मेवाड़ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि जिसे सवर्ण काल कहा जाता है। हाँ, आगे हम चलेंगे, राजस्थान की चित्रकला आएगी, उस चित्रकला की चित्रशैलियां आएगी और उन चित्रशैलियों के अंदर अलग अलग स्कूल बनते हुए आएंगे। उसके अंदर जरूर हमें देखने को मिलेगा कि इस चित्रशैली का सवर्ण काल किसे कहा जाता है और कौन से शासक को इस चित्रशैली का सवर्ण काल कहा जाता है। लेकिन राजस्थान से सीधा जुड़ा हुआ शब्द यही पूछा जाएगा कि मध्यकालीन मेवाड़। चाहे मेवाड़ का सवर्ण काल पूछा जाए या मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल पूछा जाए, अपना जवाब एक ही हो जाएगा, जेतर सिंह। इसीलिए यह बात जरूरी हो गई कि जेतर सिंह का शासनकाल हमें पता होना चाहिए। प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है नाम नहीं देकर कि कौन सा शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल माना जाता है। 1213 से 1250, 1250 से 1273, 1273 से 1301, 1301 से 1303, सीधा सीधा पूछ सकता है अगला। तो हम बता देंगे कि कौन सा शासनकाल है वो 1213 से 1250। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? जेतर सिंह था। कारण क्या था कि इसे मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण क्यों माना? इस आदमी ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से मानना पड़ा? अब देखो यह बात मैं आपको बताऊं तो इसके समकालीन वही बात है दिल्ली वाली। इसके समकालीन दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ये जो इल्तुतमिश है ये इसको अपने अधीन करना चाहता है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात और आई होगी कि सर इससे पहले आपने 2-3 शासक पढ़ा दिए, उसका शासनकाल नहीं बताया हमें, इसका शासनकाल कैसे बता दिया? इसका शासनकाल कहां से आ गया था? है शासनकाल पहले वालों का भी है, जैसे बप्पा रावल का हमने पढ़ा था कि 734 से 753 ईस्वी। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस समय इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं हम, इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं। तो इस समय इल्तुतमिश जो शासक था ये दिल्ली सल्तनत का शासक था, इस्लामिक सत्ता का शासक था, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की मैं आपको बात बताऊं तो जो दिल्ली वाले मुसलमान शासक थे वो बाहर से आए हुए थे। सबसे पहले 712 ईस्वी में मुसलमानों का आगमन देखने को मिला था कि जिसने शासन स्थापित करने की सोची थी। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। तो जब मुसलमानों ने अपना इतिहास लिखवाया था या मुसलमानों ने जो शासन किया था वो ढंग के तरीके से किया था। जब इसके समकालीन अपना शासनकाल है तो वो यही जो आक्रमणकारी आते थे इनके साथ में कोई न कोई इतिहासकार मिल ही जाता था और वो इस बात को लिख कर गया है। इल्तुतमिश जेतर सिंह को अधीन करना चाहता है और अधीन करने के लिए यह करता है मेवाड़ पर आक्रमण। और मेवाड़ पर जो आक्रमण हो रहे हैं
इस समय बताओ मेवाड़ की राजधानी कहां पर है? पहले वाले शासक में हम पढ़ कर आए थे, मेवाड़ की दूसरी राजधानी कहां पर बनाई थी हमने? राजधानी बनाई थी हमने अहाड़ में। यह करता है अहाड़ पर आक्रमण, और अहाड़ पर आक्रमण करता है। इस आदमी ने जेतर सिंह को पराजित करने के लिए अपने मेवाड़ पर कुल मिलाकर कितने आक्रमण किए थे? 26 आक्रमण किए थे। और 26 के 26 आक्रमण कौन सी मैदान में लड़े गए थे? बुताला के मैदान में लड़े गए थे। ठीक है, और यदि प्रश्न पूछा जाए कि बुताला का युद्ध कब हुआ था, तो बुताला का युद्ध बच्चों याद रखना है कब होता है? 1227 ईस्वी में। अब इसको 26 आक्रमण हुए थे, 26 को तो बुताला का युद्ध कह नहीं सकते, इन 26 को कहा जाता है बुताला की लड़ाई। प्रश्न पूछा जाएगा कि बुताला की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में। बुताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। तो इसको बुताला का युद्ध कैसे माने कि 1227 में जो लड़ाई हुई थी यही बुताला का युद्ध है। पहली बात तो इतना गहरा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यदि पूछा जाए तो आप जवाब देना कि इल्तुतमिश ने जब 1227 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, यह इसका पूरी तैयारियों के सहित आक्रमण था, बड़ी सेना लेकर आया था, और इसमें भी इल्तुतमिश को हार कर जाना पड़ता है, इल्तुतमिश से हार जाता है। इल्तुतमिश 26 के 26 आक्रमणों में हारा था। अब बुताला का युद्ध 1227 भयंकर तरीके से पराजित होता है, और इस समय यह वापिस जा रहा था। वापिस जाते समय अहाड़ को नष्ट करके चला गया था, जो अपनी मेवाड़ की राजधानी बनाई थी हमने दूसरी। और जेतर सिंह इससे थोड़ा सा परेशान होता है, और परेशान होकर जेतर सिंह ने अपनी नई राजधानी बना ली थी। तो मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सी बनेगी? चित्तौड़गढ़। आप कह रहे थे ना कल्चर वाले सर ने बताई थी हमें, ये बात बताइए आपको कल्चर वाले सर ने कि चित्तौड़ दुर्ग को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी, तो वो मेवाड़ का महाराणा कौन हो जाएगा? जेतर सिंह हो जाएगा। तो जेतर सिंह की दो बात समझ में आई। जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का शवरण काल कहा जाता है, और हमने यह भी पता किया कि क्यों कहा जाता है। तो क्यों का मतलब यह है कि इल्तुतमिश एक आक्रमण नहीं, दो आक्रमण नहीं, पूरे 26 करके गया था, और फिर भी जेतर सिंह ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था इल्तुतमिश को। आता है, हारता है, वापस चला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शवरण काल। अब आपने यह तो पढ़ा है कि मध्यकालीन मेवाड़ का शवरण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है, कितने आक्रमण झेले थे? 26 आक्रमण झेले थे, और हर आक्रमण में इल्तुतमिश ही हार कर गया था, कभी जेतर सिंह ने हार का सामना नहीं किया था। और इस प्रकार यह 1227 में एक बड़ा आक्रमण करता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध होता है, और इसने बुताला के युद्ध के बाद में अहाड़ को नष्ट कर दिया था। अहाड़ का मतलब मेवाड़ की राजधानी को नष्ट कर दिया था, मेवाड़ की नई राजधानी बना लेता है जेतर सिंह। अब जब तक मैं राजधानी परिवर्तन ना करवाऊं, तब तक मेवाड़ की राजधानी कहां पर रहेगी? चित्तौड़ में रहेगी। लंबे समय तक हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में। आगे चलकर नए नए शासक आएंगे, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, तब नई राजधानी बन जाएगी अपनी कौन सी? उदयपुर। उसके बीच में एक बार कुंभलगढ़ भी बनेगी। ठीक है, तो यह अपनी यहां तक बात हुई। अब देखो अगला शासक देखते हैं। अगला शासक बनता है तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल नहीं याद रखना है, याद रहे तो ठीक है, न रहे तो कोई बड़ी बात। हम इन राजा महाराजाओं के बेईबार तो है नहीं कि बेसारों की वंशावली याद रखेंगे। अपने तो अपने परदादा या परदादे के दादे का नाम याद नहीं है, तो कहां से याद रखेंगे? पर थोड़ा सा देख लेना 1250 से 1273। आप कोशिश मत करना कि जैसे राधे जी ने इतिहास रट रखा है वैसे रटने की। यदि मेरे लग रट लियोगा नहीं तो फिर ई प्रवृत्ति में आगे खड़ा हो जाओगे, सिर्फ इतो ही पता लगेगा मैं आंगलियां पर रट रहा क्यों सारो थे याद करने की ना कोशिश करियो, वो था नहीं याद कौन रखना। याद रह जावे तो ठीक है, थोड़ा सुक्रम याद रह जावे, नहीं याद कौन रखना। उपाधि, तेज सिंह की उपाधि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। पहली उपाधि है परम बटारक। परम का मतलब होता है परमात्मा, और बटारक का मतलब होता है जनता, कि जनता का परमात्मा है वो कौन है? तेज सिंह है। ठीक है, ये अपने जमाने में थोड़ा अच्छा काम किया करते थे। हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, 2-3 लाइनों में बात कंप्लीट हो जाती है। 1250 से 1273 अगले ने 23 साल तक शासन किया था, तो सिर्फ इतना ही काम थोड़ी किया था कि एक ग्रंथ की रचना करवा कर चला गया था। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज का मतलब राजाओं का महाराजा, राजाओं का महाराजा। उसके बाद में है परमेश्वर, तो परमेश्वर वैसे भी भगवान को कहा जाता है, परमात्मा को कहा जाता है। तो ये 3 उपाधियां किसकी है? परम बटारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ये उपाधियां आपको अन्य रियासतों में भी मिलेगी। जैसे हम आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तो आमेर में भी एक शासक आएगा जिसके पास में तीनों उपाधियां हैं, लेकिन मेवाड़ में ये 3 उपाधियां किसके पास में है? सिर्फ तेज सिंह के पास में। आगे मेवाड़ में ऐसा कोई शासक नहीं आएगा कि जिसके पास में ये उपाधियां होगी। परम बटारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर।
अब बात आती है कि तेज सिंह के शासनकाल में तेज सिंह के शासनकाल में राजस्थान की चित्रकला विकसित होती है। राजस्थान की चित्रकला का विकास हुआ, लोगों ने चित्र बनाने शुरू किए और राजस्थान की चित्रकला का विकास हुआ है। तो इस समय राजस्थान की शैली भी सामने आई थी, जिसे नाम दिया हमने मेवाड़ चित्र शैली। देखो, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, मेवाड़ की बात नहीं कर रहा हूं। कि सबसे पहले इस तेज सिंह के शासनकाल में चित्रकला आई है, तो पहला चित्रित ग्रंथ जो है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये इसी के शासनकाल में चित्रित हुआ था और वो मेवाड़ में हुआ था और मेवाड़ की राजधानी के अंदर हुआ था। इसीलिए राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत है। तो प्रश्न है मेवाड़ का, लेकिन पूछा राजस्थान के संदर्भ में जाएगा कि राजस्थान में चित्र बनाने की कला किस राजा के शासनकाल में हुई थी। वो पीछे राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न आ गया था कि बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो ऐसा प्रश्न राव बिक्का के हैं बेटा, बिक्का तो बीकानेर की स्थापना करी, बिक्का शासनकाल में कौन हुई थी, डंगू पड़ गई। अब देखो, राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत या मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत यह होती है इसके शासनकाल में। और मेवाड़ चित्र शैली का या राजस्थान की चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक याद रखना कि सारों बड्डो जो को चित्रित ग्रंथ है नहीं, वो राजस्थान को पहलो चित्रित ग्रंथ है। आगे ग्रंथ तो थाना बहुत मिलेगा, लेकिन इत तो लंबो नाम की कोई कौन मिले जगह ऑप्शन हम सारा लंबो है, वो राजस्थान को पहलो चित्रित ग्रंथ है। और राजस्थान को पहलो चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ के अंदर चित्रित हुए है और ये टाइम राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत हुई थी। पूछो जावे कि इनको चित्रकार कौन हो या चितेरो कौन हो, तो इस ग्रंथ की रचना की थी किसी कमलचंद्र नामक चितेरे ने। कमलचंद्र पूछा जाए, इस कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ की रचना कब की थी, तो अपना जवाब हो जाएगा कि सर इसने रचना की थी 1260 ईस्वी में। पूछा जाए कौन से स्थान पर की थी, तो अपनी दूसरी राजधानी अहाड़ उदयपुर में पड़ता है। इस ग्रंथ की रचना कहां पर होती है, अहाड़ उदयपुर में होती है। ठीक है। और पूछा जाए कौन से पत्ते पर चित्रित किया गया है, तो थोड़ा सा नाम याद रख लेना, ताड़ पत्थर पर चित्रित किया गया। कोई नहीं पूछता कि कौन से पत्ते पर चित्रित किया गया, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि ताड़ के पत्ते पर इसकी रचना की गई है। तो हमने पढ़ा तेज सिंह, इसकी 3 उपाधियां, परम भटारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। ये साधारण से नाम है, याद रह जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। उसके बाद में तेज सिंह के शासनकाल में राजस्थान की चित्रकला सामने आई। राजस्थान की चित्रकला में सबसे पहले मेवाड़ चित्रशैली सामने आई। मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। इसका चित्रकार कौन था, कमलचंद्र। कब की थी इसने रचना, 1260 में। कौन से स्थान पर की थी, अहाड़। और कौन से पत्ते पर की थी, ताड़ के पत्ते पर। एक बात और याद रखनी है, इसे तेज सिंह की एक पत्नी थी और तेज सिंह की पत्नी का नाम था जेतल। क्या नाम था, जेतल। और इसने चित्तौड़ के किले में एक मंदिर बनवाया था। अब बताओ कौन सा मंदिर बनाया था, विजय मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया था, हाँ, मंदिर का नाम है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। चित्तौड़ के किले में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण तेज सिंह की पत्नी ने करवाया था, जिसका नाम क्या था, जैतल देवी था। ठीक है, यह जैतल देवी एक मंदिर बनवाती है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात हमने पढ़ी नहीं, एक ही बात पढ़ी है बड़ी, तो कि राजस्थान की चित्रकला मान लो या मेवाड़ चित्रशैली मान लो। ये मेवाड़ चित्रशैली है, ये 4 भागों में बंटी हुई है। बाकी कल्चर वाले सर आपको थोड़ा सा डिटेल से बढ़िया तरीके से बताएंगे, बड़ी मैं बता देता हूं आपको। प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ चित्रशैली की पहली उपशैली कौन सी है, तो 1 नंबर तो अपना उदयपुर हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी बच्चों चावंड, तीसरी हो जाएगी देवगढ़ और चौथी हो जाएगी नाथ द्वारा। तो मेवाड़ चित्रशैली की कितनी उपशैलियां हैं, 4। कौन कौन सी, उदयपुर, चावंड, देवगढ़, नाथ द्वारा। सीधो सो नाम याद रख लियो, उदय चा देना बन जाओ। नहीं
उद्यचा देना, उदयपुर, चावंड, देवगढ़, नाथ द्वारा। ठीक है, तो यह मेवाड़ चित्रशैली की 4 उपशैलियां हैं। इसको कहा जाता है मेवाड़ चित्रशैली के स्कूल। जो कितने स्कूल है? 4 स्कूल है। इसके अंदर कौन कौन से चित्रित हुए थे? वही बात है, महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड चित्रशैली विकसित हुई थी। इसी प्रकार ये चारों चित्रशैलियां, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। तो इसमें कोई बड़ी बात हमने पढ़ी नहीं, एक ग्रंथ पढ़ा है, इसको भी याद करने की कोई जरूरत है नहीं। यदि अगला ऑप्शन देगा तो आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन नहीं देगा तो फिर सही होगा नहीं। कुछ तो मेले दिन अड़बंगी वराग सीधो ही प्रश्न पूछ ले, राजस्थान की पहलो चित्रित ग्रंथ कौन सो है? चुपचाप खड़े हो जाए, बोल रहे हाथ ने तो थान पता चलेगा कौन है। यदि ऑप्शन देगा तो जनता ही पहचान जाओगा कि पहलो ग्रंथ कौन सो है? श्रावक प्रतिशत में सूत्र चूर्ण। ठीक है, आगे सुपासन है, चर्या में बहुत सारा ग्रंथ आएगा, लेकिन वो जो एक ग्रंथ है वो पहलो चित्रित ग्रंथ है। और इनकी डिटेल भी थोड़ी थोड़ी याद रख लीजिए कि कमल चंद्र नामक चित्रा इनकी रचना करी 1260 में करी, आहड़ में करी और ताड़ के पत्ते पर करी। आगे नोट करवा देशू। ठीक है, अगला शासक बनता है अपना कौन? समर सिंह। 1273 से लेकर 1301 ईस्वी तक। बात वही है कि अपने मेवाड़ वालों की जो दुश्मनी है यह दिल्ली वालों के साथ में शुरू हो जाती है। मेवाड़ की दुश्मनी दिल्ली वालों के साथ में शुरू होती है। तो समर सिंह की कोई बड़ी बात आपको याद रखनी नहीं है। अपने को याद रखना है कि समर सिंह के समकालीन दिल्ली का एक शासक था और उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही है बच्चों गुजरात। कहां जा रही है? गुजरात। गुजरात का जिला है काठियावाड़, और इस काठियावाड़ जिले में एक मंदिर बना हुआ है, उसे हम इतिहास में जानते हैं कौन से मंदिर के नाम से? सोमनाथ के मंदिर के नाम से। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी कई बार लूटने के लिए गया था, और अब भी अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था उलुग खां। ठीक है, इस उलुग खान के नेतृत्व में इस भाई साहब ने भेजी अपनी सेना कि आप जाओ सेना लेकर और काठियावाड़ सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर आओ। अब दिल्ली से यदि सेना जा रही है तो इस सेना को मेवाड़ के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा। ये अपनी रियासत है मेवाड़, और जब ये सेना जा रही है इस समय अपने मेवाड़ का शासक कौन है? समर सिंह है। उलुग खान के नेतृत्व में यह सेना यहां से चली, समर सिंह यहां से आया, यहां कर बैठ गया। यह मान लो यहां पर अपना समर सिंह बैठा है। समर सिंह ने पूछा, भाई साहब कहां जा रहे हो? इसने कहा, यार गुजरात जा रहा हूं। तो उलुग खां, वापस चला जा। क्यों? मेरे को पता है तू यदि गुजरात जाएगा तो इस मंदिर को लूट कर लेकर आएगा, और मैं जीते जी तेरे को यह मंदिर लूटने नहीं दूंगा, क्योंकि दिल्ली वालों की नजर है मंदिरों पर, आप मंदिर लूटते हो। इसने कहा, यार मैं नौकर हूं, मैं कोई अलाउद्दीन खिलजी स्वयं तो हूं नहीं जो तू मेरे को जाने नहीं दे रहा है। और बात रही लूटने की न लूटने की, तो यार मेरे को तो ऑर्डर दिया गया है कि आक्रमण कर, तो मेरे को आक्रमण करना पड़ेगा। इसने कहा, यदि तेरे को इसी रास्ते से जाना है तो फिर टैक्स दे, टोलना को दे, आगे निकल। यदि टोलना को नहीं देवे तो वापस चले जा, या फिर रास्तों परिवर्तन कर जा, इनकर निकल जा चाहे इनकर जाके निकल जा। और जिया क्या पीसा दे गेट कर निकल गयो। आक्रमण करके फिर वापिस आयो 12 महीना बाद में, अटकड़ियो फिर लाद गयो कि न जा रहे हो बता। हाँ, आक्रमण लंबा चलिया करता। आगे अलाउद्दीन खिलजी की मैदान और सब बहुत सारी बातें बताऊंगा। 12 महीना तो बैठे रहते यही हो आराम से, आगे कि कदी न कदी तो आगे लोग परेशान हो गए, 12 नहीं करेगी। वापिस आयो तो फिर मिल गयो, और आंता है पूछो, हाँ अटकर जानो है, टैक्स दे। अब इतना ही तो 6-7 टुकड़ा लूट के ले बड़ू शिवलिंगा, और वह टुकड़ा आन ले लिया टैक्स के अंदर।